हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, इस समय आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं एसएससी जीडी के जीके जीएस की रिगार्डिंग सेट नंबर 7। जी फ्रेंड्स, आप सबको जैसा कि पता है कि यह सेट आपको प्रतिदिन इवनिंग में 8 बजे आपके इसी चैनल पे आ जाया करती है, जिसमें मैं आपको प्रतिदिन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ जो कि आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी बनती है। तो प्रतिदिन डेली बेसिस पे हमारे सेशन को ज्वाइन किया करें और अपने नॉलेज को इन्हांस किया करें। तो देखते जाइए, नॉलेज को बढ़ाते जाइए। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो है वह पिंजौर हरियाणा में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी, पिंजौर हरियाणा हो जाएगा। इसके अलावा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भारत में 3 और जगह स्थित है और इसको मिलाकर कुल 4 जगह भारत में स्थित है। मैं फिर से नंबर 1 बाय नंबर 1 सबको बाय आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो आप याद करिए, पिंजौर हरियाणा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र यहाँ पर स्थित है। दूसरा नंबर पर आपका आता है भोपाल, जो कि कहाँ पे है? यह मध्य प्रदेश में है। तीसरा नंबर पर आपका आता है गुवाहाटी, जो कि कहाँ पे है? यह असम में स्थित है। और चौथा नंबर पर आपका आता है हैदराबाद, जो कि कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। तो कुल 4 गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भारत में मौजूद हैं। सबसे पहला कौन है? पिंजौर हरियाणा, दूसरा है आपका भोपाल, तीसरा है आपका गुवाहाटी और चौथा है आपका हैदराबाद। गुवाहाटी असम में है, भोपाल मध्य प्रदेश में है और हैदराबाद कहाँ पे है? तेलंगाना में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सरयू नदी जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। आपको बता दें कि सरयू नदी हिमालय में मानसरोवर झील से निकलती है और इसे घाघरा और मानस नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। सरयू नदी को घाघरा और मानस नदी के नाम से भी जाना जाता है और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह हिमालय से निकलती है। सरयू भारतीय राज्य उत्तराखंड में मध्य कुमायूं क्षेत्र में बहने वाली मात्र एक प्रमुख नदी है। मतलब एक प्रमुख नदी है जिसकी लंबाई कुल 350 मीटर है। यह बिहार के सारण जिले में गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। कुछ और नदियों के मैं आपको नाम बताऊं कि हुगली नदी कहाँ की प्रमुख नदी है? तो ये आपकी वेस्ट बंगाल की प्रमुख नदी है हुगली नदी। फिर आपका सतलज नदी कहाँ की प्रमुख नदी है? तो सतलज नदी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदी है। महानदी आपकी कहाँ की प्रमुख नदी है? तो महानदी छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है। और आपकी सरयू नदी कहाँ की प्रमुख नदी है? तो सरयू नदी उत्तराखंड की प्रमुख नदी है। तो जितनी बातें मैं आपको बताता जाऊँ उसको आप नोट डाउन करके याद करते जाइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो कि 2005 में आया, जिसके लिए सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य था, इसके आधार पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है। तो जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है कि यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि सूचना का जो अधिकार अधिनियम था वह वर्ष 2005 में आया था, जिसमें यह बताया गया था कि सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय समय पर जवाब देना अनिवार्य है। यानी कि नागरिक सरकार से सवाल पूछ सकती है कि सरकार में क्या चल रहा है, उसकी प्लानिंग क्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जब अंग्रेजों द्वारा पंजाब का अधिग्रहण किया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा पंजाब का जब अधिग्रहण किया गया था उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो वर्ष 2022 का साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वह एनी एर्नॉक्स ने जीता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें इसका उदाहरण है। यानी कि वैकल्पिक पंक्ति में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, किस प्रकार की खेती की जाती है? तो वैकल्पिक पंक्ति में रासायसनन खेती की जाती है। अंतराशयसनन खेती की जाती है वैकल्पिक पंक्ति में। जैसे कि अंतराशयसनन खेती में एक ही खेत में एक साथ 2 या अधिक फसलें उगाई जाती है। जैसे कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो ठंड में आप आलू की कतार पे देखते हुए, ठंड में आपकी आलू बोई जाती है तो बीच बीच में आलू बोई जाती है। और यहाँ पर जो आलू की 2 क्यारियाँ होती है उनके बीच में जो रिक्त स्थान ये रहता है, इस पर लोग मक्का की खेती कर देते हैं या सरसों बो देते हैं। ठीक है, इस पर अधिकतर लोग सरसों डाल देते हैं या मक्का डाल देते हैं, जो भी उनसे बन पड़ता है उसको डाल देते हैं।
जिससे एक साथ 2 फसलें हो जाती है। इसे ही अंतराशयन खेती कहा जाता है। ठीक है, देखिए मैं भी बोलने में गड़बड़ा रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है, जाट शासक डैश के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना। यानी कि जाट शासक कौन थे जिसके नेतृत्व में बल्लभगढ़ नाम का जो स्थान था एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना था? तो वे जाट शासक से सूरजमल जो थे, इन्हीं के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना था। और इनका सूरजमल का जो जन्म हुआ था वह 1707 ईस्वी में राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। वह बंदन सिंह के पुत्र थे। उन्होंने भारत को एक राष्ट्र माना और राष्ट्र के एकीकरण के लिए काफ़ी संघर्ष भी किया। उन्होंने जाट लोगों का प्लेटो भी कहा, यानी कि जाट लोगों को प्लेटो भी कहा। ठीक है, उन्होंने भरतपुर शहर भी उन्होंने ही बनवाया और बल्लभगढ़ को भी व्यापारिक केंद्र बनाने में अहम भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, केलकर समिति 2015 किससे संबंधित है? तो केलकर समिति जो 2015 है वह आधिकारिक संरचना के विकास का पीपीपी मॉडल से संबंधित है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन देता है ट्रिपल पी मॉडल किस समिति से संबंधित है? तो उसका राइट आंसर होता है केलकर समिति और इसका गठन वर्ष 2015 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस देश में लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार किया गया था? तो इसके तो बच्चों को पता है कि कागज का आविष्कार जो किया गया था वह चाइना में किया गया था। चाइना में कागज का आविष्कार वर्ष 105 ईस्वी में किया गया था, जो कि आज से लगभग 1900 वर्ष पहले है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक कौन नहीं है पारिस्थितिक तंत्र का? अजैविक घटक का एग्जाम्पल पहले क्या होता है आप इसको समझिए। अजैविक घटक जो होता है वह सूर्य का प्रकाश हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नमी हो गया, खनिज हो गया, तापमान हो गया, मृदा हो गया, पानी हो गया, ये सब अजैविक घटक है। और जैविक घटक कौन होते हैं? तो जो पौधे और पशु होते हैं ये जैविक घटक होते हैं। पौधे यानी जो उत्पादन करने वाले होते हैं और पशु जो कि उपभोक्ता होते हैं वे जैविक घटक हो गए। और अजैविक घटक पशु और पौधे के अलावा जो कुछ होते हैं वे अजैविक घटक होते हैं। तो मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दिया, फिर डिफिनीशन बताया। अब इस ऑप्शन में खोजिए तापमान। तापमान क्या अजैविक घटक है? तापमान कौन सा घटक है? क्या मैंने तापमान का नाम लिया था? बिल्कुल लिया था, तापमान भी है। जीवित जीव क्या है? जीव जंतु और पशु कौन से घटक है? जैविक घटक है। खनिज पदार्थ क्या है? अजैविक। वायु क्या है? अजैविक। जैविक में सिर्फ आप याद करिए मानव और पेड़ पौधे से जो अवशिष्ट मिलते हैं या खुद मानव और खुद पेड़ पौधा, ये भी जैविक घटक के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, लेखा महानियंत्रक कौन है? तो लेखा महानियंत्रक जो है हमारी प्रेजेंट टाइम की वो भारती दास है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो पीनियल जो ग्रंथि होती है उससे क्या निकलता है? तो पीनियल जो ग्रंथि होती है उससे मेलाटोनिन नामक जो क्या कहते हैं आपका हार्मोन होता है उसका स्राव होता है। यह शरीर और नींद के जैविक लय के नियमन में शामिल रहता है। यह जो आपका हार्मोन होता है यह आमतौर पर अंधेरे में ही स्रावित होता है, क्योंकि हमें अंधेरे में ही ज़्यादा नींद आती है, इसलिए इसे हार्मोन का ड्रैकुला भी कहा जाता है। कभी कभी शरीर की आंतरिक घड़ी व्यवस्था साथ साथ इसके बाहरी पूरक को समायोजित करने के लिए बाहरी स्रोतों से मुंह से इसका सेवन किया जाता है। यानी कि व्यवस्था गड़बड़ा जाती है तो मुंह से इसका सेवन किया जाता है मेलाटोनिन नामक आपके हार्मोन का, जिससे फिर से शरीर की सभी जो पार्ट पुर्जे होते हैं वो बढ़िया से काम करने लगती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? तो भारत में जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप पर पाई जाती है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह एक प्रकार का मिश्रित ज्वालामुखी है जो कि लावा और चट्टान के टुकड़े और राख से बना हुआ है। यह दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी में से भी एक है और भारत का जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है। भारत में कुल 6 ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसमें एक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह है आपका अंडमान निकोबार का ज्वालामुखी, जो कि बैरन द्वीप पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया गया? तो ये आपके करंट का क्वेश्चन है। तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स गुजरात राज्य में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, पहली बंगाली महिला लेखिका आशा पूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था?
तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो उन्हें मिला था वह 1976 में मिला था। अब उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आइए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में मैं आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वह भारत का एक प्रमुख साहित्यिक संगठनों द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसकी जो स्थापना थी यह वर्ष 1961 में की गई थी। इसके इनाम के तौर पर 11 लाख रुपए दिया जाता था और इसके जो प्रथम पुरस्कार पाने वाले थे उनका नाम था जी शंकर कुरूप। याद रखिएगा किस व्यक्ति को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो जी शंकर कुरूप को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसकी राशि थी 11 लाख रुपए, जो कि साहित्य का एक प्रमुख पुरस्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान में प्रकृति में गैर न्यायिक है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति में जो गैर न्यायिक है वह है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, आपको मैं बताऊं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 39A सामान्य न्याय और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत में स्थित है। चूंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान का एक गैर प्रवर्तनीय और गैर न्यायिक हिस्सा है, इस कारण इसको भी प्रकृति में गैर न्यायिक संविधान के अनुच्छेदों में से एक माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि उनके उल्लंघन पर, यानी कि इन जो मामले हैं इनके उल्लंघन पर अदालत द्वारा उन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको यह पॉइंट क्लियर हो चुका होगा उम्मीद करता हूं। तो मैं लगे हाथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट और अनुच्छेद के बारे में बताता हूँ। यानी यूँ समझिए कि आपको पार्ट याद करने हैं। सबसे पहला पार्ट आपका होता है मौलिक अधिकार। यह आपके भाग 3 में पाया जाता है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक फैला हुआ है। अगला आपका नीति निर्देशक तत्व है, जो कि आपके भाग 4 में पाया जाता है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक स्थित है। तो आप इन दो बातों को याद करिए, फिर आगे की जानकारी अगले लेक्चर में दूंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, सैला नृत्य डैश राज्य में किया जाता है? तो सैला नामक जो नृत्य होता है वह छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है? तो श्रीलंका में हिंदू का एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जो कि है मुनेश्वर नाथ का मंदिर। यह हिंदू का एक प्रसिद्ध मंदिर है श्रीलंका में। यह मंदिर यह जो मंदिर है यह शंकर भगवान के लिए फेमस है, यानी कि यहाँ पे शंकर भगवान की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया, जो बना था, यानी कि टोकन मुद्रा जो बना था वह किसका था? तो वह सस्ती धातु का बना था। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बड़ी अस्थायी सेना बना रखी थी। उन्होंने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए एक सस्ती धातु से बनी टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो न कि सोने की थी और न ही कीमती धातुओं की थी। उन्होंने अपने सैनिकों को नगद वेतन भी दिया था। अकाल के कारण वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हुई थी उन्हीं के शासनकाल में। क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद बिन, यानी कि अकाल के कारण किनके शासनकाल में कीमतों में वृद्धि हुई वस्तुओं के? तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का क्या नाम है? तो इस पोर्टल का नाम है भविष्य पोर्टल। क्या नाम है उसका? भविष्य है। आप इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो उसको आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसको अगले क्वेश्चन में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आता होगा। यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।